वक्फ बिल जो ला रही है उसमें अगर तमाम तरीके की चीजें देखे, जिस तरह उसने दिखाने की कोशिश की है कि दूसरों की जमीन हड़प लेती है, वो बिल वक्त ले लेता है। हम जानना चाहते हैं क्या ट्रिब्यूनल नहीं है, क्या कोर्ट नहीं है, क्या कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, तमाम बातें हैं। लेकिन सरकार इन सब मुद्दों से हटके उसको एक अलग नैरेटिव देना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और रही बात, अभी कह रहे साहब इनकम नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं ज्यादातर जमीनें मस्जिद की है, मदरसे की है, कब्रिस्तान की है, खानकाह की है, क्या इनकम लेना चाहते हैं उससे आप? कौन सा इनकम लेना चाहते हैं? जो वक्फ, जो संपत्ति वक्फ की जाती है वो ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम वक्फ की जाती है। और वो ज्यादातर ऐसी जमीनें मस्जिदों की होती हैं, खानकाहों की होती हैं, कब्रिस्तानों की होती है। उससे कौन सी इनकम लेना चाहते हैं? इस तरीके से नैरेटिव करना कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, उससे इनकम नहीं हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं उससे कौन सी इनकम आप लेना चाहते हैं? आपको पच नहीं रहा है, तकलीफ हो रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों पर खानका है, सारी मस्जिद पर कब्रिस्तान है और सारी जमीन पर मस्जिदें बनी हुई हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? वो अभी 2018 में बोल रहे थे उत्तर प्रदेश बोर्ड के, वो वक्फ बोर्ड के लोग, कि ताजमहल उनका है, हाँ, कहीं का गांव उनका है, जो जहां मर्जी आती है वो जमीन उनकी है, और आप कह रहे हैं कि कमाई नहीं हो रही है। गजब करते हैं आप। कमाई कितनी? 1 करोड़ रुपए। अब रूबिका जी, अब आपने ताजमहल की बात की, किसके अंडर में आ रहा है ताजमहल? एएसआई के अंडर में आ रहा है। तमाम तरीके की बातें आप कह रहे हैं, उसमें अरे भाई वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एएसआई के अंदर आ रहा है, वरना तो आप पहुंच जाते वहां पर। ये जमीन हमारी है, मैं कह तो रही हूँ। पूरी की पूरी द्वारका मांग ली थी आपने तो। सुनिए ना, द्वारका द्वीप आपने मांग लिया, कहते अरे हमारी जमीन है। देखिए रूबिका जी, नहीं हल्ला नहीं, हल्ला नहीं कर रही हूँ मैं, तथ्य बता रही हूँ आपको। नहीं, आप मुझे बात नहीं करने देंगी, गलत बात है। तमाम प्रॉपर्टी ऐसी जो सरकार के अंडर में है, तमाम जगहों पर सरकार ने अक्वायर कर रखा है, उसके किराए बहुत चंद किराया है, 2 रुपए और 10 रुपए उसका किराया है। क्या संपत्ति से क्या इनकम लेगा? नहीं अजीज खान साहब, ना आप गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को ना। आप बिल्कुल जो वक्फ में मौजूद लोग हैं, आप जाकर देखिए, उनके रहने के तौर तरीके को देखिए, और उसके बाद आप देखिए कि किस ना नहीं होता है। ये नैरेटिव नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, आपको जाकर देख लीजिए, या फिर मुझे रॉन्ग प्रूव कर लीजिए, आप मुझे गलत प्रूव कर लीजिए। चलिए छोड़िए, ये ऐसे मत कीजिए। आप कह दीजिए रूबिका लियाकत वक्फ बोर्ड में, पूरे राज्य के, अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड में जो लोग मौजूद हैं, वो बेचारे 2 कमीज और 1 पैंट में गुजर बसर कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए आप, मैं मान जाऊं। मैं मान जाऊं, मुसलमान बेचारा यहाँ गरीबी और मुफलिसी में खत्म होते चला जा रहा है, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो सच में इतनी जो जमीन है उससे 1 करोड़ रुपया कमा पा रहे हैं। ये सुन ले, मुसलमान वक्त की संपत्ति से अमीर नहीं होगा, मुसलमान को नौकरी चाहिए। नहीं, मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट देकर अमीर होगा। वक्त संपत्ति से वो अमीर नहीं बनेगा। वक्त संपत्ति तो जो दी गई है वो अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों ने खुद दान दिया है, लोगों ने डोनेट किया है। तो दान किस लिए दिया जाता है सर? यतीमों के काम आए इसलिए दान दिया जाता है, गरीबों के काम आए इसलिए दान दिया जाता है। आपने कितने कॉलेज बना दिए बताइए मुझे? क्या करेंगे आप? मुझे ना ये क्या बात हुई? क्या करेंगे आप वक्फ की ऐसी जमीनों को कि तीसरे नंबर की रिचेस्ट जमीन आपके पास होती है, आप रिचेस्ट पार्टी होते हैं, उसके बावजूद आप कुछ नहीं। तो ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सर आप लोग अरब सागर में फेंक आइए, अगर ये मुसलमानों के काम नहीं आ सकती तो। रिजवान भाई, 9 लाख एकड़ जमीन है, 9 लाख एकड़ जमीन किसे कहते हैं? क्या इनकम लेंगे आप? सैयद रिजवान अहमद साहब जल्दी, और उसके बाद कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं भाई, मुझे वक्त देना है उनको। जी हाँ रूबिका जी, जी रूबिका जी, फ्रॉड ये वक्फ के नाम पर हुआ कहाँ? वक्फ के नाम पर फ्रॉड ये हुआ कि जो राजे थे, नवाब थे, जो बड़े रईसजादे मुसलमान थे, जिनका इंतकाल हो गया, आगे पीछे कोई नहीं था, या बहुत से लोग जो पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, उन पे बहुत सी प्रॉपर्टी ने वक्फ पे अपना मोहर लगा दी। वक्फ की प्रॉपर्टी हर मुसलमान की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं होती। वक्फ वो प्रॉपर्टी होती है जो मुसलमान वक्फ नामे में लिख के जाता है। गवर्नमेंट कह रही है नए स्कीम में तुम सारी प्रॉपर्टी को लाके अपने कागज दिखा के रजिस्टर करवा लो। आप आज से 50 साल, 100 साल, 80 साल पहले वो खसरा कथौनी किस मुसलमान के नाम था?
और वो वक्फनामा लिख के गया या नहीं गया, वो ले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी ले कौन रहा है। ओके, नियत की खराबी सरकार की नहीं है, नियत की खराबी वक्फ वालों की है। Alright. क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टियां हड़पी हैं जिनके कागज या वक्फनामा उनके पास नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बार उपाध्याय जी से बात कर लूं और उसके बाद इस डिबेट को दोबारा ओपन करूंगी। अजय जी, सबसे पहले तो शुक्रिया डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, मतलब देर आए पर दुरुस्त आए। अब सवाल यह है कि वहां आप लोग क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जाकर झंडा बुलंद कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ में और उनके नियमों में बदलाव हो ताकि मुसलमानों का बेहतर हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका रुबिका जी। पहले तो आपके कार्यक्रम में गूंज का मतलब होता है प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए समाज के प्रति, समाज के मुद्दों के प्रति, और आप उसको लगातार प्रयास कर रही हैं उठाने का। जिस तरह से आज का मुद्दा है, आज का मुद्दा एकदम स्पष्ट है। क्या ये जो सुधार की बात है, 54 में जब ये वक्फ बोर्ड हुआ था, उसके बाद में 1995 में हमने एक बड़े लेवल पर संशोधन उसमें किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार उस समय मिलीजुली सरकार हमारी थी, उसमें सहयोगी हमारे बहुत सारे थे, और साथ में भाजपा के लोगों ने भी उसका कहीं ना कहीं उस संशोधन में सपोर्ट किया था। 2013 में फिर संशोधन उसमें हुआ। इसका मतलब हम संशोधन तो चाहते रहे हैं और करते रहे हैं, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार भी जो संशोधन लेकर के आई, हम उसका भी कहीं ना कहीं हमने कहा कि उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, उस पर चर्चा कीजिए, और उस संशोधन के अंदर यदि कोई संशोधन है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल करके, और जो वाजिब संशोधन है, हाँ। जिससे इस वक्फ बोर्ड के जो कार्य हैं उसकी पारदर्शिता और उसमें निरपेक्षता आए और उस समाज के हित में काम हो, उसके लिए हमने किया। अजय जी, ये सब चीजें तो पता है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नियत में है, और सच्चाई नियत में क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं सिर्फ मैं उसको बताना चाहूंगा। ये देश नियत से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान के, तो फिर नियत को क्या करें आप? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि संविधान से जो चलता है, उस संविधान की नीति को चलाने के लिए भी आपके पास नियत होना चाहिए ना। संविधान में तो बहुत सारे वर्णित चीजें हैं, लेकिन ये सरकार उस नियत में नहीं है, वो नहीं चलाना चाहती है। दो उदाहरण, सिर्फ दो उदाहरण आप दीजिएगा उदाहरण इसी से संबंधित। पर पहले मुझे ये मैं पहले नियत समझना चाहती हूँ। आपने नियत का